हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन स्टेप विद यू में। दोस्तों आज के इस वीडियो हम सीडीपीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था उस प्रैक्टिस सेट को देखेंगे और देखेंगे किस तरह से प्रश्न आते हैं और किस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जिसमें बता रहा है निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बीएसपी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जिसमें कहा नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया था दोस्तों। तो आपको इसका पता होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जो कि है जेडीयू के द्वारा जो है इसका समर्थन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, इसमें क्या किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 का राज्यसभा में जो है समर्थन किया था दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक हो जाएगा, वो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ये होगा दोस्तों। इसमें बता रहा है कि राज्यसभा में शिरोमणि अकाली दल के 3 तलाक बिल का समर्थन किया। बिल का विरोध करने वाले जेडीयू, टीआरएस, बीएसपी और पीडीपी जैसे कई दलों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया था। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था, यह राजनीतिक रूप से प्रेरित है, इसलिए अल्पसंख्यक अपने आप में लड़ने में व्यस्त हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इसमें कह रहा पटना हाई कोर्ट का जो है आपको मुख्य न्यायाधीश कौन है। क्या कह रहा है, पटना हाई कोर्ट के बारे में आपको कह रहा है कि मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है न्यायाधीश संजय करोल, जो है पटना मुख्य न्यायाधीश हैं। पटना जो है पटना हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। तो बात करें नेक्स्ट प्रश्न में, जिसमें कहा बिहार पंचायती राज का जो है राज्य मंत्री कौन है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपको सम्राट चौधरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लीजिए, बिहार में कानून द्वारा गोवध क्या कर रहा है, कानून द्वारा जो है गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1955 में जो है गौ का वध को जो है प्रतिबंध किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है आपको बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है। क्या कह रहा है, विधान परिषद में जो है नेता प्रतिपक्ष कौन है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है श्रीमती जो है राबड़ी देवी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में दोस्तों कह रहा है आपको कि इनमें से कौन 2 बार जो है राज्यपाल रहा है। क्या कह रहा है, इनमें से कौन 2 बार राज्यपाल रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अखलाक उर रहमान किदवई जो हैं ये 2 बार जो है राज्यपाल रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है बिहार प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन बना था। तो बिहार के बारे में पूछा, जो प्रथम जो है गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन बना था दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपको महामाया प्रसाद सिन्हा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करें नेक्स्ट प्रश्न में, जिसमें कह रहा है किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और जो है बिहार विधान परिषद में 1 सीटें हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। वो इस प्रकार से है कि राजद का जो 80 सीटें हैं और आईएनसी का 19 सीट है, भाजपा का 70 सीट है और जदयू का 45 सीट है और वीआईपी पार्टी का जो 0 हो गया, क्योंकि 4 सदस्यों अन्य दलों में शामिल है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर ई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सीटी कुरियन जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें कह रहा है बिहार ग्रामीण साक्षरता दर कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों निकल कर आता है वो ऑप्शन नंबर ई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो इस प्रकार से, तो बिहार में अगर साक्षरता दर की बात किया जाए तो वो है आपको 61.80% जो है दिया गया है, जो कि ऑप्शन में कोई नहीं है। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर यहीं पे आपसे बात कर लिया जाए पुरुष साक्षरता दर कितना है दोस्तों, तो वो पुरुष साक्षरता दर जो है 71.20% जो है ये आपको पुरुष साक्षरता दर हो जाता है। और महिला साक्षरता दर की बात करें तो बहुत आसान है, 51.50% जो है महिला साक्षरता दर हो जाता है। अब बात करें नेक्स्ट प्रश्न में,
झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था। तो बिहार कब तक था? तो झारखंड बिहार का अभिन्न अंग जो है 1999 तक था। क्योंकि आपको पता होगा जो है 15 नवंबर कब हो गया? 15 नवंबर 2000 से जो है ईस्वी से बिहार से जो है झारखंड अलग हो गया था। तो 1999 तक जो है झारखंड जो है बिहार का अभिन्न अंग था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इसमें कह रहा है आपको बिहार में जो है 3 कठिया पद्धति क्या है? 3 कठिया पद्धति की बात किया जाए तो ये कृषि पद्धति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो 3 कट्ठा में जो आपको नील खेती ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, उसी से संबंधित है। और अगला प्रश्न आपको लोकनायक की उपाधि से किसे दी गई थी? तो लोकनायक उपाधि आप सभी इससे बहुत ही परिचित हैं। जो जयप्रकाश नारायण को जो है ये उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जिसमें कह रहा बिहार में सतत विकास के लिए जो है राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान जो है प्रारंभ किया गया था। कब से? तो 7 निश्चय के बारे में पूछ रहा है कि ये योजना शुरू कब से किया गया। दोस्तों आप सभी को पता होगा 2015 से जो है इस योजना का शुरुआत किया गया था, जिसके कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है कि आपको वर्ष जो है 21-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 2.79। कितना हो जाएगा? 2.79% हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए तो अंतरिम चल निधि क्या कह रहा? अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा जो कि ILAF को किस समिति ने सुझाया था? दोस्तों तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा कौन सा? नरसिम्हम समिति के द्वारा सुझाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न में है आपको जो विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, जो अत्यधिक सफल डैश प्रायोग के लाइन पर आधारित थे। दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा चाइनीज। कौन सा हो जाएगा? चाइनीज। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है जो विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित कब हुआ था? ये कॉमन क्वेश्चन आप लोग को पता होगा। ये 1995 में शामिल हुआ था भारत विश्व व्यापार संगठन में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें जिसमें कहा कि संशोधित मूल्य वर्धित क्या कह रहा है? संशोधित मूल्य वर्धित मोड वैट का जो संबंध किससे है? दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पाद कर से। किससे हो जाएगा? जब भी मोड वैट के बारे में पूछा जाएगा तो उत्पाद कर से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या कह रहा? रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप में प्रारंभ की गई थी। कहाँ से की गई थी? तो दोस्तों ये तमिलनाडु से प्रारंभ की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ना थॉमस मुनरो, तो रैयतवाड़ी और मुनरो, तो थॉमस मुनरो के द्वारा इसको जो है लागू किया गया था। कहाँ कब लागू किया गया था? तो 1820 ईस्वी में जो है इसको लागू किया गया था। और कहाँ पे? तमिलनाडु में। इसके अलावा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में भी इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए इतना सही है। फिर आगे प्रश्न को देख लेते हैं। नाफेड है एक, तो नाफेड के बारे में पूछ रहा है। नाफेड क्या है? तो नाफेड जो है दोस्तों एक जो है सहकारी संगठन है। क्या है? नाफेड एक सहकारी संगठन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपके सामने में आय की असमानता मापी जाती है। क्या कह रहा है? आय की असमानता मापी जाती है किस प्रकार से? तो ये जो है ना गिनी लॉरेंज अनुपात के द्वारा जो है आपको आय की असमानता मापी जाती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ ले आपसे पूर्ण शून्यांक में क्या होता है, तो आय की असमानता, और एक गुणांक में क्या होगा? पूर्ण असमानता हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। तेल संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों ने देश समस्या का सामना किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति। किसका सामना किया दोस्तों? तो मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपको 1945 से 46 कब से कह रहा है? 1945 से 46 में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में
पेश हुए वकील कौन थे? तो 45-46 में हुआ था, आईएनए के मुकदमा से संबंधित है। तो आपको पता होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, भोला भाई देसाई इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न में है आपको, जिसमें कह रहा है कि सही क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें। तो ये जो घटना हुआ है ना, इसको अपने को व्यवस्थित करना है सही कालानुक्रम से। तो देखिए, पहले क्रम में जो आपको आएगा वो आ जाएगा कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा आ जाएगा। तो कांग्रेस मंत्रालयों का जो इस्तीफा आ जाएगा, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपको मुस्लिम उद्धार दिवस। मुस्लिम उद्धार दिवस जो है आपको हो जाएगा। और जो है तीसरे नंबर पे हो जाएगा आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह। कब हो जाएगा? व्यक्तिगत सत्याग्रह। और जो है चौथे नंबर पे आ जाएगा जो डायरेक्ट एक्शन दिवस, जो है डायरेक्ट एक्शन दिवस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्रम जो बन जाएगा वो हो जाएगा 3, 1, 4, 2। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, जिसमें क्या निम्नलिखित आंदोलन का कालानुक्रम क्या है? तो यहाँ भी आपको कालानुक्रम बताना है। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर जो है, पहले देख लीजिए कौन कौन कब हुआ है। पहला जो है ना, नील आंदोलन की जो शुरुआत हुआ है, जिसको इंडिगो आंदोलन भी कहते हैं, ये नादिया जिला के गोविंदपुर गांव से स्टार्ट हुआ था, 1859 में हुआ था। दूसरा है दक्कन दंगे का जो है उपद्रव, ये कब हुआ था? 1875 में हुआ था आपको दक्कन दंगे का उपद्रव। उसके बाद है आपको पंजाब में भूमि अलगाव अधिनियम कब बना था? तो ये बन गया था आपको 1900 में बन गया था भूमि का जो है अलगाव अधिनियम। और पटानी आंदोलन जो है, इसके बारे में कुछ भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार से इसका जो है ये आंसर जो है आपको हो जाएगा ई। तो इसमें एक का उपलब्ध नहीं होने के कारण जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई निकल करके आएगा। अगले प्रश्न को देख लीजिए, जिसमें है इनमें से बिहार के किस नेता ने मोहम्मद कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? तो किसके लिए बात कर रहा है? तो दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखने की बात कह रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू जगजीवन राम के द्वारा जो है ये मांग रखी गई थी। बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा, इनमें से किसने बक्सर के तुरंत बाद अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है बिहार में विद्रोह की शुरुआत कर दी थी? तो ये और कोई नहीं, जो है महाराजा जो है आपको फतेह बहादुर शाही थे। महाराजा फतेह बहादुर शाही ही थे जो तुरंत जो है अंग्रेज़ों के विरोध के बाद विद्रोह शुरू कर दिया था। अगले प्रश्न में है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था? तो किसके बारे में पूछ रहा है? बीएन कॉलेज के विद्यार्थी के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो ये जगपति कुमार थे। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको, इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो उलगुलान विद्रोह से आपको समझ में आ जाएगा, ये बिरसा मुंडा से है, बहुत ही फेमस है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को धरती आबा भी बोला जाता है। और ये बिरसा मुंडा का जो आंदोलन हुआ था वो भी आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। ये 1899 से 1900 के बीच में जो है ये आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार कौन थे? तो एका आंदोलन के जिम्मेदार जो थे दोस्तों वो थे अवध में जो है हरदोई, बहराइच आदि के जो किसान थे वही इससे जो है जिम्मेदार थे। इसके लिए किसके लिए? तो एका आंदोलन की। तो बात कर ले नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है, इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड मेयो। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है और इसका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये वही मेयो है जो 1872 में जो है भारत के लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी और अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में सिल्वर जेल के कैदियों के हालत की सुरक्षा इंतजाम की समीक्षा कर रहे थे। इसी दौरान इसको जो है छुरा मार के हत्या कर दी गई थी।
अब ये क्वेश्चन है आपके सामने। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। वो किसका जिक्र कर रहे थे दोस्तों? तो इसका जिक्र किसका कर रहे थे? तो कांग्रेस के नेतृत्व का जिक्र कर रहे थे। इन्हीं के बारे में वो कह रहे थे जो उन्हें और उनके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया है। तो अगर ये प्रश्न आए तो आपको कांग्रेस का नेतृत्व को सही टिक लगाना है। आगे प्रश्न में कह रहा है मुख्य खालसा दीवान ने किसकी गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गदर पार्टी जो है क्रांतिकारी के द्वारा ही जो है इसको अपराधी घोषित किया गया था। अगले प्रश्न में है आपको पुनः समझौता कब हस्तांतरित किया गया था? तो इसका आंसर आपको पता होगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। 24 सितंबर 1932 में ही जो है पुनः समझौता किया गया था। और ये भी पता होगा भीमराव अंबेडकर तथा अन्य नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं और तथा दलितों के मध्य पुनः समझौता, जिसको पुनः पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसका हस्ताक्षर हुआ था। जिसमें जो है विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों को 71 से बढ़ाकर कितना कर दिया था दोस्तों? 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया था। अब आगे प्रश्न की बात कर लें। मद्रास में जो है जस्टिस पार्टी ने उनके डैश की वजह से द्वैध शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया था। तो ये किसका कथन है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ब्राह्मण विरोधी। क्या हो जाएगा? ब्राह्मण विरोधी रुख के कारण ही जो है द्वैध शासन प्रणाली को प्रांत में सफल बना दिया था। अगले प्रश्न की बात करें तो इनमें कह रहा है इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदरण्य सत्याग्रह का जो है आयोजन किया था? तो इसका सही आंसर जो हो जाता है वो हो जाएगा आपको सी राजगोपालाचारी के द्वारा ही जो है इस सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें जिसमें कह रहा है आपको कि किसे चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जो दोस्तों निकल के आता है वो है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना जो है यही जो है एक महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में इसको कहा जा सकता है। अगले प्रश्न की बात कर लें जिसमें कह रहा है आपको आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित जो है कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी जो कि है बिर्जिलियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिर्जिलियस हो जाएगा। तो आधुनिक परमाणु प्रतीक डैश द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है तो बिर्जिलियस के द्वारा हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर ले जिसमें है आपको निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो क्या करा? रासायनिक परिवर्तन की जो विशेषता नहीं है दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जो है ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना। ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख लें ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं उसको डैश कहा जाता है दोस्तों। तो उसका सही आंसर हो जाता है कौन सा? जल शुष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल शुष्क। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्यों सांस लेना खतरनाक होता है? तो इसका कारण हो जाता है जो CO जिसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, इस वजह से जो है सांस लेना जो है खतरनाक हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लें आपको डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। तो किसके? तो जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जो है आपको जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको दोस्तों कोशिका झिल्ली जो है आपको बंदर और आम के पेड़ दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें डैश मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। तो क्या कहता है? डैश मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। तो ये कंडरा। मांसपेशियों से हड्डी को जोड़ने की बात आए तो कंडरा लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न, फल का डैश भाग जो है फूल का डैश फल बन जाता है। तो ये आपको पता होगा, जो है आपको अंडाशय, क्या जो है अंडाशय, फूल का अंडाशय से ही फल बनता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको, जो द्विपद विज्ञान संबंधी नाम, क्या है द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये है आपको राणा टिग्राना। राणा टिग्राना जो है ये द्विपद विज्ञान संबंधी का नाम का जो है उदाहरण है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न में, जिसमें है आपको, संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक कौन सा होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मक्खी। मक्खी जो है संक्रामक रोग का जो है आपको सबसे सामान्य वाहक होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें, जिसमें है आपको, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत गाजर होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपके सामने में, जो कंधे पर पाया जाने वाला जोर डैश में भी पाया जाता है। कंधे पर पाया जाने वाला जोर डैश पे भी पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नितंब। क्या हो जाएगा? नितंब में जो है जो जोर कंधे पर पाया जाता है वो नितंब पे भी वही जोर पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें, जिसमें है आपके सामने में, निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कौन कार्य करता है? तो ये जो है दोस्तों त्वचा जो है हमेशा सक्रिय रूप से काम करता है। ऑप्शन नंबर जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, खमीर का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है। तो खमीर का उपयोग जो है दोस्तों आपको शराब के उत्पादन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपके सामने में, एक जिप्टो बराबर क्या होता है? 1 जिप्टो बराबर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा 10⁻⁻21 हो जाएगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेंडुलम घड़ी की समयावधि दोलन काल होती है कितना? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है मात्र 2 सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है किस चीज़ को? तो क्या कह रहा है? बैरोमीटर की ऊंचाई किसकी जो है वृद्धि इंगित करता है दोस्तों? तो वो हो जाता है आपको अत्यंत शुष्क मौसम का जो है जो वृद्धि का इंगित करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें, इसमें कह रहा बहुत ठंडे मौसम में जो है पानी का जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। कौन मदद करता है? इसका सही आंसर होगा विस्तार। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात कर लें, जिसमें है आपको निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस जो है कौन सा है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें CFC भी दिया हुआ है, ओजोन भी दिया हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा। इसका तात्पर्य है इसमें एक से अधिक आंसर होगा। इस प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो गया। अगले प्रश्न को देख लें, जिसमें कहता है, नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं तो क्या होगा इनका? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है वो एक दूसरे के समानांतर हो जाएंगे। क्या होंगे? एक दूसरे के समानांतर होंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार जो है कितना होता है? तो आवृत्ति विस्तार किसका? तो बिल्ली के सुनने का। तो वो हो जाएगा आपको 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंडबार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है। उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 2 हो जाएगी उदासीन बिंदुओं की संख्या। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में है आपके सामने में, बड़े
शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। तो कौन सा विजिलेंस दर्पण होता है? तो वो होता है आपको उत्तल दर्पण, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, एक सुचालक क्या करा, एक सुचालक जो है दूसरे चार्ज के लिए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो प्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेरण। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको मिश्रण के विभिन्न द्रवभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में है, एक्स रे में वर्णक्षार एक्स का मतलब डैश किरण होता है। तो हो जाएगा अननोन, अज्ञात। क्या हो जाएगा? अननोन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं अज्ञात। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, वाटर गैस डैश का मिश्रण होता है। तो CO+H2 का मिश्रण जो है वाटर गैस होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको, डैश के कारण पानी का उत्कृष्ट शीतलन कारक है। तो किसके कारण हो जाएगा? तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण जो है इसका पानी का उत्कृष्ट शीतलन कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लें, कोलाइड कण क्या करा, कोलाइड कण के आधार की सीमा होती है, कितना होता है कोलाइड कण की? तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर के बीच हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? ये हो जाएगा चीनी चारकोल। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? चीनी चारकोल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगले प्रश्न में है, क्योशी ओकोंजो-इवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की भी प्रथम महिला है जिसे विश्व व्यापार संगठन WTO का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये किस देश से संबंध रखती हैं दोस्तों? बहुत चर्चा में रही थी, ऑलमोस्ट सभी को पता है। ये जो है नाइजीरिया देश से संबंध रखती हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें, जिसमें है आपको, तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, वर्ष 2021 में US ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 एक खिलाड़ी को हराकर किसने जीत लिया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन निम्नलिखित में से क्या कर रहा है? भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सी दवा कंपनी बायोटेक्नोलॉजी जो है कंपनी करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लें तो CPEC प्रोजेक्ट क्या है? क्या कह रहा है? CPEC प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों? तो ये है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा को ही CPEC प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में है आपको, अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच यात्रा शुभारंभ किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार के बीच में जो है पहला किसान रेल का जो है आयोजन किया गया था। अगले प्रश्न की बात कर लें, जिसमें है आपको, बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामविलास पासवान को मरणोपरांत जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया। अगले प्रश्न में देख लें आपको, 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्र में
पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है, पूरे 4 व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया जो कि बिहार से संबंधित हैं। जो कि पहला है श्रीमती दुलारी देवी, जिसको कला जो कि मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। दूसरा श्री रामचंद्र मांझी कला, जो भोजपुर लोक नृतक से संबंधित हैं। तीसरा दिलीप कुमार सिंह, चिकित्सा से संबंधित हैं। और चौथा श्रीमती मृदुला सिन्हा, जिनको मरणोपरांत ये जो है पुरस्कार दिया गया। साहित्य और शिक्षा, गोवा की पहली महिला राज्य। अगले प्रश्न की बात कर लें, जिसमें है आपके सामने में चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। तो ये जो है आपको 26 जनवरी 2021 को जो है बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दिलीप कुमार सिंह, जैसा कि अभी मैंने ऊपर में बताया भी था आगे पीछे वाले क्वेश्चन में। अब आगे की बात कर लें, जिसमें दिया गया है 1971 में भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट एक्का को जो है सर्वोच्च परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपको इनमें से बिहार के जो है किस व्यक्ति को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये कौन प्राप्त किए हैं, तो अशोक कुमार को जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने, जो बिहार मूल से हैं, वर्ष 2019 में मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रवीश कुमार। कौन हो जाएंगे, रवीश कुमार, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लें, जो कि है 93 का, बिहार के किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन में वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जो है छोटी कुमारी सिंह, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में है भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27 से 28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धम्म सम्मेलन का जो है निम्नलिखित में से किस शहर या नगर में आयोजित किया है। यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया आपको राजगीर जो है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लें, जिसमें है इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। राजेंद्र प्रसाद को ये अगर अवार्ड पूछ ले कब दिया गया है, तो 1962 में जो है ये अवार्ड इनको दिया गया है। अगले प्रश्न में दिया गया अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19। ऑप्शन नंबर जो सी में है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है। क्या पूछ रहा है आपसे, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपको नई दिल्ली स्थित रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए चल रहे पुनर्विकास से संबंधित प्रोजेक्ट है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है सुशासन दिवस भारत के कुछ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको सभी को पता होगा, ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न में दिया गया आपको विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बना है। ये भी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत चर्चा में था, आपको पता होगा। चिनाब नदी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें तो राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को इनमें से किसने शुरू किया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको
रामविलास पासवान जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री है, उनके द्वारा जो है इसको जो है शुरू किया गया था इस स्कीम को, जो कि है एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड स्कीम को। अगले प्रश्न में देखिए, मिशन इंद्रधनुष जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था तथा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण से संबंधित है। तो यहाँ एक और प्रश्न आता है, मिशन इंद्रधनुष जो है ये शुरुआत किया गया किसके लिए? टीकाकरण के लिए। और सिर्फ इंद्रधनुष पूछे तो बैंकिंग सुधार के लिए हो जाएगा दोस्तों। इस दोनों को डिफरेंस को आपको ध्यान रखना है। आगे प्रश्न में है, भारतीय पुरातत्व विभाग ASI द्वारा किस देश में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा झारखंड में इसका पता लगाया गया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मान्यता प्रदान की गई दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई है दोस्तों? तो ये अपना ही देश का राजधानी है, कौन सा? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर इनमें से किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखा गया है, जिसको कि हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको यूएसए के द्वारा जो है सबसे अधिक पदक जीता गया है। नेक्स्ट प्रश्न में, मंगल ग्रह मिशन के तहत निम्नलिखित में से जो है किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान होप अल अमाल मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जो है होप मिशन का जो है मंगल ग्रह के लिए प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने में, विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश के सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पादन सैनिटरी प्रोडक्ट प्रदान किए हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। कौन हो जाएगा? स्कॉटलैंड के द्वारा जो है अपने देश के सभी नागरिक को मुफ्त में सैनिटरी प्रोडक्ट जो है देने का फैसला किया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद QSD जिसे क्वाड के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किन देशों का जो है समूह इनमें शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको USA, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ये 4 देश जो हैं क्वाड देश में शामिल है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों क्वाड देश का कौन सा युद्धाभ्यास है, तो आपको नाम याद रख लेना है, उसका नाम है मालाबार युद्धाभ्यास जो है ये क्वाड देशों का है, जिनमें कि ये चारों देश शामिल हैं। अब आगे का प्रश्न को देख लेते हैं, जिसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय जो है कौन लेता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे की जो नोबेल समिति है इसके द्वारा इसका निर्णय लिया जाता है। आगे नेक्स्ट प्रश्न में है आपके सामने में, पुस्तक इंडिया डिवाइडेड जो है किसने लिखी है? क्या कह रहा है? पुस्तक इंडिया डिवाइडेड बहुत फेमस पुस्तक है, बार बार एग्जाम में रिपीटेड होता है, और ये पुस्तक जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको, डैश जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी क्रिया भागीदारी के साथ एक मोड़ आया, ये शब्द किसने लिखे थे दोस्तों? तो ये शब्द जो है आपको
एस गोपाल जो कि है एस गोपाल के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्न को देख लेते हैं क्या कह रहा है इसमें। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने लिखे थे दोस्तों? तो ये शब्द जो है आपको लिखा गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जिसमें कह रहा है आपको कि किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है। तो ये जो है आपको आज़ाद हिंद फौज, कौन सा है? आज़ाद हिंद फौज जो है, आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह जो है उनको इस बात का एहसास कराया। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें जिसमें कि है किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के लिए उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था दोस्तों? ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन जो है इन्हीं के द्वारा जो है इनका अभिवादन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तृतीय बौद्ध सभा का सभापति किया गया था किसके द्वारा? तो वो थे कौन? मोगलीपुत्तिस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मोगलीपुत्तिस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है जहांगीर बांटने को फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो वो हो जाएगा आपको परंपरागत विशिष्ट वर्ग का समर्पण था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1734 में मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? तो ये जो है दोस्तों आपको रॉबर्ट जो है मॉन्टेगमरी जो है रॉबर्ट मॉन्टगोमरी के द्वारा जो है ये किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1888 में इलाहाबाद के किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दरभंगा के राजा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें, इसमें है 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में पूर्व गुप्त काल क्या कह रहा है? पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? सातवाहनों के द्वारा जो है शीशे का सिक्का जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है अशोक की नीति आर्थिक परिणाम के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया था दोस्तों? तो ये विश्वास था आपको रोमिला थापर का। रोमिला थापर का विश्वास था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक जो है वो आपको हरिसेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको बहादुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है, इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
भारत और जावा कला का, भारत और जावा कला का जो है शानदार उदाहरण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको राजस्व के उसके सिद्धांत, राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा था? तो ये कहा गया था आपको जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों का परिचय करने का श्रेय जाता है जो द्वैतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे थे? तो ये शब्द लिखा गया था A.L. श्रीवास्तव के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व पश्चिम एशियाई को एक करना चाहता था जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। R.P. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा है? तो ये लिखा गया है आपको अकबर के बारे में। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपके सामने में किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज ने भी नहीं जनता की इस पाठन को काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखे हैं? तो ये लिखे गए हैं आपको H.G. किन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपके सामने में ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। बहुत कॉमन क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन होने वाले हैं, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो वस्त्र उद्योग का अगर केंद्र की बात करें दोस्तों तो वो हो जाएगा आपको भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें भीलवाड़ा कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये राजस्थान में पड़ता है भीलवाड़ा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जिसमें निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो ये भाग है दोस्तों शिवालिक श्रेणी का भाग है सोमेश्वर श्रेणी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में है आपको बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा। ये गंगा नदी है जो बिहार को दो बराबर भागों में बांटती है। गंगा नदी बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको बिहार में बरसुंदरी, ताल, करेल एवं बलथर और पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो सही आंसर हो जाएगा मिट्टी के लिए ये सभी शब्द जो हैं प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको निम्नलिखित जिलों में से कोई एक भूभाग वनाच्छादित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जो है ऑप्शन नंबर ई। वो इस तरह से क्योंकि उपरोक्त सभी जिलों में जो है वनाच्छादित हैं, तो इस प्रकार से जो है ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? तो ये केंद्र जो हैं आपको ताप विद्युत शक्ति के लिए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2001 से 11 के दशक निम्नलिखित में जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई है? तो वो हो जाएगा किशनगंज। ऑप्शन नंबर डी किशनगंज में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। बात करें क्वेश्चन नंबर 139 की, तो इसमें कहा गया है बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो वो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ई
करेक्ट आंसर होगा वो कारण ये है कि यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा। जैसे तो विकेंद्रित और असंगठित स्तर पर वस्त्र उद्योग अनेक केंद्र हैं, जैसे आपको पटना में भी हो जाएगा, गया में भी हो जाएगा, भागलपुर में भी हो जाएगा और डुमराव में भी हो जाएगा और मुंगेर में भी हो जाएगा। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर जो है ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपके सामने में, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं? तो मर्रे और डार्लिंग जो है ये नदियां हैं और ये जो है ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं। इसको ट्विंस रिवर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में है, हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है? तो हैदराबाद की अगर बात करें तो इसका भी ऑप्शन नंबर जो है ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्यों ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा? तो कह रहा है वर्तमान में हैदराबाद आंध्र प्रदेश तेलंगाना की भी राजधानी है। इसके अतिरिक्त हैदराबाद के नाम से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी एक ज़िला है। तो भारत भी हो जाएगा और पाकिस्तान भी हो जाएगा, दोनों जगह जो हैदराबाद शहर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब आगे प्रश्न की बात कर लें, जिसमें है निम्नलिखित देशों में से किस में कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है कोयले का सबसे अधिक संचित भंडार है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें, जिसमें है आपको निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चीन, जिसको कि हम लोग चमगादड़ चीन बुलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें, निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है चमगादड़ चाइना। अब बात कर लें नेक्स्ट प्रश्न की, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंध्याचल श्रेणी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? वो नदियाँ जो पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, चूँकि यहाँ भी एक से अधिक आंसर निकल के आएगा। वो इस प्रकार से, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है तथा पश्चिम की ओर बहते हुए केम्बे खंभात की खाड़ी में अरब सागर में गिरती है। गोदावरी नदी कर्नाटक के धारवाड़ जिले से पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। और गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और यह 1465 किलोमीटर तक की जो है लंबी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्र्यंबकेश्वर की श्रेणी से निकलती है तथा पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी भी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के निकट से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो एक से अधिक नदी होने के कारण जो इसका करेक्ट आंसर जो है 146 का ई हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की देख लेते हैं, जिसमें है आपको काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो काली मिट्टी के लिए जो है यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसका भी जो है एक से अधिक ऑप्शन निकल के सामने आता है। वो इसलिए, भारत में काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने और लावा के ठंडे होने के उपरांत बेसाल्ट लावा के अपक्षय से हुआ है और यह मिट्टी कपास की फसल के लिए बहुत उपयुक्त है। अतः इसे कपासी मिट्टी, कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसका स्थानीय नाम रेगूर, तो रेगूर और कपासी मिट्टी, जिसको कपास वाली मिट्टी बोलते हैं और रेगूर भी बोलते हैं, इस दोनों का करेक्ट होने के चलते इसका ऑप्शन नंबर ई जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। अब बात कर लें क्वेश्चन नंबर 148 की, जिसमें इसमें कह रहा है 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था दोस्तों? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जो कि चावल, धान का जो है सबसे अधिक हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 149 में, इसमें कह रहा है आपको कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो ये हो जाएगा आपको राजस्थान में जो है तांबा जो है उसका सबसे अधिक भंडार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो 150 इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित हैं दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि मध्य गंगा मैदान के भागों में सम्मिलित है।
ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस CDPO के सेट का पूरे 150 क्वेश्चन को देखा। उम्मीद करते हैं ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो लोगों तक शेयर भी कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।